क्या आप 30 से 40 लाख रुपए एक बाइक पे खर्च करोगे? बिकॉज इतने में तो एक फॉर्च्यूनर आ जाती है आज के टाइम में। इवन एटलीस्ट एक 2 BHK फ्लैट भी आ ही जाता है। लेकिन सवाल आता है कि फिर आखिर क्यों लोग इतने पैसे खर्च करने को तैयार बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक बाइक पे? कौन सी बाइक? हार्ले डेविडसन। नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये वही बाइक है जिसके पीछे लोग पागल हैं। हर लोगों का सपना होता है, खास करके हर एक बाइक लवर का सपना होता है एक बार हार्ले को चलाने का, भले वो उसे अफोर्ड करे चाहे ना करे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर हार्ले की बाइक इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? क्या इसके पीछे उनकी कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी है? ये इसके पीछे उनके कुछ सीक्रेट हैं? ये उनकी बाइक में कुछ ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो उनकी बाइक को इतना स्पेशल बनाती हैं, जो कि फॉर्च्यूनर की रेंज में आती है? सो इस चीज़ को आज हम यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है अगर आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो। बिकॉज हो सकता है इस वीडियो के एंड में आते आते आपकी लाइफ बदल जाए। सो लेट स्टार्ट। हार्ले डेविडसन की शुरुआत होती है 1903 में मिलवॉकी, यूएसए। 4 दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से वर्कशॉप से एक हार्ले का एक प्रोटोटाइप डिजाइन करा। उसमें 2 विजनरी लोग थे। पहला विलियम एस हार्ले और दूसरा आर्थर डेविडसन। ये 2 ऐसे विजनरी लोग थे जिनका सपना था एक ऐसी मशीन बनाने का जिसमें कि पावर हो, जो कि एक फ्रीडम का सिंबल हो। और यहीं से शुरुआत होती है हार्ले डेविडसन की। बट ये इतना इजी नहीं है जितना हमें आज दिखने को मिलता है या जितना हम आज सोच सकते हैं। बिकॉज उनकी शुरुआत के बाद उनको काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बिकॉज उनकी जो कैटेगरी है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में जानी जाती है। एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वॉर्स भी चल रही थी, जहाँ पे उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जहाँ पे कि डिमांड नहीं थी, प्रोडक्शन की कमी थी, एंड स्पेशली कंपोनेंट्स एंड उनके प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थे। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जिसने कि उनकी पूरी लाइफ बदल दी। उन्होंने उस टाइम पे आर्मी के लिए अपनी बाइक्स बनाना स्टार्ट किया। और वहीं पे उनका एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि एक एक्स आर्मी पर्सन के लिए उन्होंने एक बाइक बनाई, जिसके बाद उनको एक अच्छा खासा बूस्ट मिला। लेकिन देन उसी टाइम पे जो वॉर चल रही थी एंड उसके बाद 1970-80 के दौरान जितनी भी जापानीज ब्रांड थे जस्ट लाइक होंडा एंड यामा, इन लोगों ने पहले ही मार्केट में कब्जा कर लिया था। एंड उससे क्या हुआ कि जो हार्ले है उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई देखने को मिली। और एक टाइम तो ऐसा आया कि जब हार्ले डेविडसन ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपको सारे रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं तो वहीं कहीं पे एक छोटी सी रोशनी दिखती है, और वही हुआ हार्ले डेविडसन के साथ में। ये टाइम उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट निकल के आया जब उन्होंने दोबारा से मार्केट में कदम रखा एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में। और वो स्ट्रेटेजी थी कि वो एक मोटरसाइकिल बाइक बनाने की बजाय एक कल्चर बनाएंगे। एक ऐसा कल्चर जहाँ पे कि लोग अपने आप को एक अलग वे में फील करेंगे, जहाँ पे कि उनको लगेगा कि ये कुछ अलग है, ये थोड़ा यूनिक है उनके लिए। और वहीं से शुरुआत होती है इनके बूम की, जब हार्ले ने अपनी बाइक लॉन्च करी, एंड वो भी लाउड एग्जॉस्ट एंड मस्कुलर डिजाइन के साथ में। और उनकी जब बाइकें सड़कों पे चलती थी ना, तो उनका स्वैग ही अलग बनता था, जो कि उनका एक आइडेंटिटी बन गया। हार्ले लोगों के दिल में बैठ गई और उनका एक इमोशनल कनेक्शन बन गया हार्ले के साथ में। और देखते ही देखते उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन हार्ले ने अपना एक सीक्रेट वेपन चलाया, जिससे कि उनकी डिमांड एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। 1983 हार्ले ने अपना एक क्लब लॉन्च करा जिसका नाम था HOG, यानी हार्ले ओनर्स ग्रुप, जहाँ पे कि बहुत सारे बाइक लवर्स को अलग अलग इवेंट, उनकी फैसिलिटी एंड उनकी लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता था, जिससे कि उनका जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये तो बस उनकी शुरुआत थी। धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेंड करना स्टार्ट करा, और उसके बाद उन्होंने 2009 में एंट्री ली इंडिया में। बट आपको पता है इंडिया में उस टाइम पे रॉयल इनफील्ड जैसा ब्रांड प्रेजेंट था, जिसने कि मार्केट को अच्छा खासा कैप्चर कर रखा था। इवन कुछ छोटे मोटे ब्रांड जिसे आप जानते भी हैं, आपको पता है इंडिया में हीरो, मोटो एंड टीवीएस जैसे बड़े बड़े ब्रांड भी हैं। लेकिन जब यहाँ पे एंट्री होती है हार्ले डेविडसन की, तो उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी यूज करी, जिससे कि उन्हें इंडिया में ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिली। जिसके चलते उनकी कुछ बाइकें जैसे फैट बॉय, आयरन 883 और स्ट्रीट रोड जैसे बाइक ने तहलका मचा दिया, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में भी काफी ज्यादा बढ़ गई। एंड कुछ सालों तक इंडिया में काम करने के बाद उनके कुछ इंटरनल रीजन की वजह से 2020 में उन्हें इंडिया से एग्जिट लेना पड़ गया। लेकिन ये एग्जिट ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। उन्होंने कुछ ही टाइम बाद हीरो के साथ पार्टनरशिप करके अगेन इंडिया में एंट्री ली, लेकिन इस बार अलग तरीके से, इस बार और एक यूनिकनेस के साथ में, जब उन्होंने अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया इंडिया में।
जिसके चलते अगर आप हार्ले डेविडसन और रॉयल इनफील्ड को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रॉयल इनफील्ड है वो इंडिया में एक मास प्रीमियम सेगमेंट को कैप्चर करती है एंड उन पे फोकस करती है, जहाँ पे कि वो ऑल ओवर द इंडिया में मास ऑडियंस के पीछे जाती है बिकॉज उन्हें को वॉल्यूम में काम करना होता है। उनकी बाइकें आपको 3 से 5 लाख के बीच में मिल जाएंगी, जहाँ पे कि मैक्सिमम ऑडियंस उनको क्या कर पाती है, अफोर्ड कर पाती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम हार्ले डेविडसन को देखें तो वो मास ऑडियंस को नहीं बल्कि एक प्रीमियम एंड लग्जरी ऑडियंस को फोकस करती है, जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बिकॉज उनकी जो प्राइसिंग है वो हमने देखा ऑलमोस्ट 20 to 40 लाख के बीच में होती है, जितने में एक फॉर्च्यूनर आ जाती है। यही रीज़न है इन दोनों के बीच में कि इन दोनों को कंपेयर करना बेकार है अकॉर्डिंग टू मी एज अ बिहाफ ऑफ टेक्निकल। लेकिन बस यही नहीं, सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आखिर हार्ले को इतना यूनिक बनाता क्या है, आखिर क्यों इनके प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलते हैं, क्या रीज़न है 40 लाख का। चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हार्ले का जो इंजन होता है वो प्योरली हैंड असेंबल होता है, यानी वो पूरी तरह से हाथों से डिज़ाइन किया जाता है, जबकि और कंपनीज में कंप्लीटली रोबोटिक एंड मशीन के थ्रू असेंबल किया जाता है। और इसके अलावा जो उनका 2-in-1 साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड इसके रिगार्डिंग लास्ट में शॉकिंग इनसाइट भी है, वो भी जरूर जानेगा। और तीसरा आता है कि जो हार्ले का जो बॉडी होती है उनकी बाइक की वो प्योरली मेटल बेस होती है, जबकि अगर आप नॉर्मल कोई भी बाइक उठा के देखेंगे उनकी जो बॉडी होती है वो प्योरली प्लास्टिक बेस होती है, जहाँ पे कि हार्ले के केस में हमें प्योरली मेटल बेस बॉडी देखने को मिलती है। और यही नहीं, इसे कस्टमाइजेशन का किंग भी कहा जाता है बिकॉज आप हार्ले की बाइक को कस्टमाइज करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। बिकॉज ये प्रीमियम ऑडियंस को फोकस करती हैं, इसलिए ये अपनी ऑडियंस को कस्टमाइजेशन का फीचर भी देते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, इनका जो साउंड है वो क्या है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है। जी हाँ, आई थिंक आपने पहली बार सुना होगा कि कोई बाइक या कोई कार अपनी साउंड को ट्रेडमार्क करवा रही है, बिकॉज इन्होंने 1994 के टाइम पे अपने साउंड को पेटेंट करवाने की भी ट्राई करा था, बट कॉम्पिटिटर के दबाव की वजह से वो उसे पेटेंट नहीं करवा सके। लेकिन आपके लिए एक जरूरी सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो। यहीं पे सवाल आता है कि आखिर हार्ले का बिजनेस मॉडल किस टाइप से काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो सबको पता है कि हार्ले डेविडसन क्या करता है, बाइक बेचता है, बट हार्ले डेविडसन यहाँ पे बाइक के साथ में उसके कंपोनेंट भी बेचता है, उसकी एसेसरीज भी बेचता है, जहाँ पे बूट से लेके जैकेट से लेके सारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से लेके हर एक चीज को हार्ले डेविडसन बेचता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, हार्ले सिर्फ बाइक और इक्विपमेंट्स नहीं बल्कि इमोशन भी बेचता है, बिकॉज वो प्रीमियम एंड मास सेगमेंट को फोकस करता है, जहाँ पे कि सिर्फ प्रोडक्ट एंड उसके प्राइस एंड उसके फीचर से काम नहीं चलता, वहाँ पे जरूरत पड़ती है इमोशन की, फीलिंग की, जो कि हार्ले बहुत ही अच्छी तरह से बेचता है अपने कस्टमर को, बिकॉज वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल ब्रांड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ। जिसके चलते अगर आप हार्ले डेविडसन का रेवेन्यू देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो आप देखेंगे 2020 में तकरीबन 296 बिलियन का उनका रेवेन्यू आया था, 2021 में 397 ऑलमोस्ट 400 बिलियन का, एंड 2022 में 476, 2023 में 485 एंड 2024 में 444 एंड 2025 में उनका एस्टिमेट है तकरीबन 400 बिलियन का। यानी अगर आप पिछले 4 सालों का ऑन एन एवरेज उनका रेवेन्यू देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा 400 बिलियन, यानी तकरीबन 40,000 करोड़ के समथिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है। अब यहाँ पे एक और सबसे लास्ट सवाल आता है कि क्या हार्ले डेविडसन इंडिया में रॉयल इनफील्ड को बीट कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो आई थिंक नहीं, बिकॉज जो हार्ले है वो क्या है, एक प्रीमियम सेगमेंट बाइक है, जबकि अगर आप रॉयल इनफील्ड को देखेंगे तो वो एक मास ऑडियंस बाइक है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि जो हार्ले है वो रॉयल इनफील्ड को बीट कर पाएगा, बिकॉज इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री एंड हमें चाहिए होता है सस्ता। एंड अगर आपको 3 से 4 लाख में एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग बाइक मिल सकती है तो आखिर मैं क्यों 30 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, जबकि उस 30 से 40 लाख रुपए में मैं इंडिया में एक फॉर्च्यूनर ले सकता हूं, एक अपना ड्रीम घर ले सकता हूं। सो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि हार्ले रॉयल इनफील्ड को बीट कर सकता है। आपको लगता हो तो प्लीज कमेंट में बताओ। इसी के चलते हमारी टीम द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया है कि अगर हमारी कोई भी वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस करती है तो उस वीडियो का टोटल रेवेन्यू का 40% रेवेन्यू उन व्यूवर्स में डोनेट किया जाएगा जिनके पास आइडिया है, जो लाइव में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हम उनकी हेल्प करेंगे।
सो अगर आपके साथ में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप भी कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हो सकता है अगला सपोर्ट आपका हो।